नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका यम के क्लासेस यश यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ में एक छोटा सा टॉपिक जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे ज्यादा विशेष करके यूपी टेट वालों के लिए। यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी परीक्षाओं में मैथ की जिस परीक्षाओं में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये थोड़ा सा बिलोंग करता है लासा मासा चैप्टर से। तो हम लोग आज जानेंगे कैनोनिकल रूप के बारे में। कैनोनिकल रूप क्या होता है, किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप क्या होता है, जिसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई कैनोनिकल रूप क्या है और कैनोनिकल रूप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैनोनिकल रूप क्या होता है। देखेंगे एक से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है। एक से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप कहलाता है। ओके, कैनोनिकल रूप क्या है? किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड को जो है घात के रूप में लिखना, यही कैनोनिकल रूप कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल से जुड़ते हैं। जैसे कोई संख्या ले लूं मैं 720 और मैं कह दूं कि 720 को कैनोनिकल रूप में लिखिए। 720 को कैनोनिकल रूप में लिखिए। इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। ये ना सोचना कि किसी में आएगा नहीं, बहुत बढ़िया चीज होता है, ये बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं इसके। ठीक है, तो ये चीज आप मान के चलेगा कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी में सवाल पूछा मेरे भाई, यूपीपी का एग्जाम हो गया। ठीक है, यूपीएसआई आने वाली है आपकी। ठीक है, यूपीएसआई के मैथ में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए। ठीक है, और जो डीएलएड वगैरह कर रहे हैं उनके सिलेबस में ही है ये। ठीक है, बिल्कुल कक्षा 5-8 की बातें हैं ये, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग के बड़े एग्जाम में उठा के रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे 720 को कैनोनिकल रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है लिखना, इनको बहुत आसान है। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। और यहाँ पे एक बात आया है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित न हो। एक एवं स्वयं और एक के अतिरिक्त और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, नहीं क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे 2, अब 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360। फिर मैं 2 से भाग दूंगा, यहाँ पे कितना आएगा? 180। फिर 2 से भाग दूंगा 90। फिर 2 से भाग दूंगा 45। और फिर मैं 3 से भाग दूंगा 15। और मैं फिर से 3 से भाग दूंगा 5। और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो मतलब 2 कितनी बार है? 4। तो ये फिर उसके बाद 3 कितनी बार है? 2। और 5 कितनी बार है? 1। तो इस तरह से हम 720 को लिख सकते हैं। और 720 को घातांक या घात के रूप में लिखना
कैनोनिकल रूप कहलाता है। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ये 720 का कैनोनिकल रूप है। डाउट किसी को? इतने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ये 720 का कैनोनिकल रूप है। ये क्या है? 720 का कैनोनिकल रूप है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो ये जो आपने लिखा घात के रूप में 720 को, यही संख्या का कैनोनिकल रूप है। बहुत ध्यान से समझेंगे बात को, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक एलसीएम से जुड़ा है और एचसीएफ से जुड़ा है। इसके बाद मैं मैथ में एलसीएम और एचसीएफ की क्लास लेने वाला हूं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, तो ये चीज आपने समझ गए होंगे, ठीक है? ओके, जैसे और भी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम 120 ले लूं, ओके, 120 मैं ले लूं, तो यहाँ पे 2 का भाग लगाऊंगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे फिर से 2 का भाग लगाऊंगा, ये 30, और यहाँ पे फिर से 2 का भाग 15 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 का भाग यहाँ पे 3 का भाग यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, और फिर मैं क्या करूंगा? 5 और 1। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। मतलब 120 को मैं घातांक के रूप में लिख दूं, घात के रूप में लिख दूं। घातांक क्या होता है मेरे भाई? x की पावर a, ये पूरा सिस्टम घातांक है, और a क्या है आपका? ये घात है। ओके, तो 120 को मैं घात के रूप में लिख दें, तो यही ये 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 5 की घात 1, ये क्या है आपका? यही तो है संख्या का कैनोनिकल रूप। क्लियर? आपको पता है, लेकिन हम शब्द से परिचित नहीं थे, इस शब्द से परिचित नहीं थे, कैनोनिकल से नहीं परिचित थे। तो आज मेरे भाई जान जाइए, और उसके बाद आगे हम क्या करने वाले हैं वो भी आप ध्यान से देखिए। ओके, चलिए, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, बेहतरीन है। आपको जो लगे कि हाँ भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने साथी को भी भेजिए, शायद उनको ना आए, या फिर और आगे भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखेंगे। अब इसको मैं मिटाता हूं, तो आपने समझ गया होगा कि एक से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप कहलाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 720 को कैनोनिकल रूप में लिखिए, तो 720 में मैंने क्या किया? अभाज्य गुणनखंडों में इनको तोड़ा, 2 से भाग लगाया 360 है, फिर से 2 से भाग लगाया 180, 2 से भाग लगाया 90, 2 से भाग लगाया 45, और 3 से 15 पे जाएगा, फिर 3 से 5 पे, फिर 5 से 1 पे आ गया। अंतिम तक जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे काम करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 5 से न करता, फिर 7 से, फिर उसके बाद 11 से, ऐसे करते हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमने क्या देखो 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर मैंने 4 लगा दिया। इसको आप क्या लिख सकते? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या ही होता है? 16 ही होता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? देखो 1 2 3 कितने हैं आपके? 2 हैं। 3 कितने हैं आपके? 2 हैं। 3 3 का 9 होगा, है ना? उसके बाद इसी में अगर 16 में हम 9 को गुणा करा देते, तो उसके बाद फिर 5 की पावर 1, मतलब 5 को गुणा करा देंगे, 720 आ जाएगा। इस तरह से लिखना घात के रूप में संख्या का क्या कहलाता है? कैनोनिकल रूप कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ओके, चलिए देखेंगे, मिटाता हूं इसको। अब इसमें एक सवाल आता है, इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं? 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसका जो सवाल होगा, अब ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? क्वेश्चन है ये, 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ओके, 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो चलो हम देख लेते हैं। 720 को हम कर लेते हैं। अभी हमने किया था 720, 2 से जाएगा 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, और फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, और फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1। ओके, इतनी बात समझ गए आप? अब देखो क्या आपसे पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपको जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7।
720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 7 अभाज्य गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 7 अभाज्य गुणनखंड है। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने गुणनखंड है अभाज्य? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभाज्य गुणनखंड है। अब जैसे इसी में क्वेश्चन पूछे, अगला सवाल इसी में कैसे पूछेगा कि 720 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं? 720 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं? कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये केवल संख्या अलग थी, यहाँ पे मैंने 720 रखा है। वो जो संख्या थी थोड़ा बड़ी थी, समझाने में थोड़ा मुश्किल वाली बात हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने 720 को ले लिया। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, आपको समझना है। इसी तरह से अगर कोई बड़ी भी संख्या आ जाएगी तब भी हम उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे भिन्न भिन्न की बात हुई है, तो भिन्न भिन्न की बात देखेंगे। ये जो 2 वाला है ये एक टाइप का हो गया आपका, ये जो 3 है ये आपका एक टाइप का हो गया, और 5 एक टाइप का हो गया। मतलब कि 1 2 3, तो अभाज्य गुणनखंड भिन्न भिन्न कितने हैं आपके? 3। देखो 2 है तो ये 4, 2 वाले कितने हैं? 4। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा नहीं काउंट करना है। अभाज्य गुणनखंड जो भिन्न भिन्न है उनको मुझे बताना है। 2 एक टाइप का है, 3 एक टाइप का है, 5 एक टाइप का है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 3 आएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है। कब? जब क्वेश्चन पूछे कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, किसी भी संख्या के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इनको ये हम तोड़ देंगे। जब सवाल पूछेगा 720 के कुल कितने, 720 को कैनोनिकल रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ये आपका 720 का कैनोनिकल रूप होगा। 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 1 1 2 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5 5 की पावर 1। तो 720 का कैनोनिकल रूप 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे। अब पूछे सवाल कि 720 के कुल कितने भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 3 होंगे, ठीक है। 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 7 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ओके, डाउट किसी को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं आपके लिए। जैसे एक एग्जांपल है 441। 441 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 441 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो आपको तो तोड़ना है इसको, ठीक है। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो संख्या है वो ऑड है। 2 से कब विभाजित होता है? जब हमारा इकाई का अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस टाइप के। लेकिन हम 3 से कैसे पता करते हैं? तो जो ये संख्या है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 4 8 है, 9 9 क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे 441 में 3 का भाग चला जाएगा। देखिएगा जैसे 3, अब 3 एकम 3, 1 यहाँ पे जो बचा शेष, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 और 3 चौको 12 और 3 सते 21। अब ये भी अभी यहाँ पे 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 9 27। अब ये 7 से चला जाएगा, 7 से, और फिर ये 7 से। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको कैनोनिकल रूप में मुझे लिखना हो तो 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। ओके, 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। लेकिन मुझसे सवाल पूछा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो हमने देखा 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे? 4। इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना होगा? 4 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे, कितने भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आपके कितने आंसर आएंगे? इसके 2 आंसर आएगा। ये आपका आंसर होगा। ये कब सवाल बनेगा? जब भिन्न भिन्न
पूछे, जब आपसे पूछे कि गुणनखंड भिन्न भिन्न होंगे कितने, तो आप बताओगे 2 होगा। जब अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 4 बताओगे। ओके, क्लियर, डाउट तो नहीं ना किसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा, अभी तक सवाल में क्या जुड़ा था, अभाज्य। अभी तक क्वेश्चन में क्या जुड़ा था, अभाज्य गुणनखंड। अभी तक क्या जुड़ा था, अभाज्य गुणनखंड जुड़ा था। अब मैं यहां पे अभाज्य को हटा के केवल गुणनखंड करूंगा। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अंतिम तक, तभी कुछ समझ में आएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा मैं कहता भी नहीं हूं, ठीक है। हाँ, आपकी मर्जी है, देखिए या ना देखिए, लेकिन हाँ एक चीज जान लो कि जो भी बच्चा देखेगा तो पक्का सवाल फंसेगा, 100% श्योर है ये, आज नहीं तो कल, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% श्योर कर रहा हूं, या आपको एग्जाम में मिले, प्रैक्टिस सेट मिले, कहीं ना कहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड दोनों को कंबाइन करके बात कर रहा था कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। जैसे हमने देखा 7 आया, 4 आया, ठीक है। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 हुआ। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अभाज्य शब्द को हटा दूंगा, अभाज्य शब्द को हटा दूंगा और बात रखूंगा मैं केवल और केवल गुणनखंड की बात रखेंगे। हम यहाँ पे केवल किसकी बात रखेंगे, गुणनखंड की बात रखेंगे। और गुणनखंड की जब बात हम रखेंगे तो थोड़ा सा सवाल कल हो जाता है। एक टाइप का सवाल आपका ये बन गया कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अब हम बात करेंगे, दूसरा जो सवाल होगा, किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे सपोज अभी एक तो सवाल आपने अभाज्य गुणनखंड का देखा, अब दूसरा सवाल जो है हमारा, दूसरा सवाल है कि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे सपोज 12 हम मान लें, जैसे सपोज कितना मान लें हम, 12 मान लें, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे, और 2 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा आपका, ये 3 पे जाएगा, और फिर ये 3 और 1। तो आपका इसको तो हम कोलोनल रूप में लिख दिए, 3 की, ये 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, ठीक है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि 12 का गुणनखंड कितना होगा। जैसे भाई 12 का गुणनखंड सबसे पहले 1 होगा आपका, क्या है, 1, मतलब कि इस 1 से 12 विभाजित हो जाएगा, फिर 2 होगा आपका, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, फिर 9 होगा, 9 होगा ही नहीं, फिर 10 होगा, 10 होगा ही नहीं, 11, फिर आपका 12। ये तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, और किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। क्लियर, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, और किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। तो 12 के 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गए। 12 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड 3 है। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3 है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी, 3 है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि गुणनखंड कितने हैं, तो गुणनखंड आपके कुल 6 हैं। ये चीज हम कैसे पता करेंगे, ये चीज मुझे कैसे पता चलेगा, बात समझे ना। यही तो सवाल पूछा जाता है आपसे। अभाज्य अब खत्म हो गया, अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 144 के कितने गुणनखंड होंगे, 720 के कितने गुणनखंड होंगे, 320 के कितने गुणनखंड होंगे, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इससे जुड़ते हैं, थोड़ा से देखेंगे, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। जैसे माना कोई संख्या, माना कोई संख्या n है। ओके, मानो कोई संख्या की n है, और इस संख्या का कैनोनिकल रूप
कैनोनिकल रूप और इस संख्या का कैनोनिकल रूप, इस संख्या का कैनोनिकल रूप a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z है। तो इस संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर के कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, जैसे हमने आपको क्या बताया था 12 और 12 का कैनोनिकल रूप हमने क्या लिखा था 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, यही तो लिखा था। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला के रूप में आपको बना देता हूं, नोट में आप लिखिएगा ये चीज प्लीज, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान से भी ज्यादा। कैसी? अब देखो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नहीं, तो आप ये चीज फैक्ट लिखिए प्लीज। ये आपके मैथ का एलसीएम एचसीएफ से एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप किसी कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपके लिए रीजनिंग में क्लॉक लेके आ रहा हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से और कई मेथड से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आप प्लीज शुरू से अंतिम तक वीडियो देखा करो और अपने सभी साथियों में शेयर भी किया करो आप, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। अब देखो, हमने यहाँ पे देखो n क्या है आपका 12 है, ये इस n का क्या है कैनोनिकल रूप। तो यहाँ पे 12 का कैनोनिकल हमने क्या लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ओके। अब देखो तो क्या कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें x प्लस 1 गुणे y प्लस 1 गुणे z प्लस 1, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी आपका x प्लस 1 गुणे y प्लस 1 गुणे z प्लस 1, क्लियर। अब जैसे यहां पे देखो तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी आपकी 6 आई थी। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे भाई, देखो घात में हमने 1 1 जोड़ा है ना, यहां पे हम 2 में 1 जोड़ देंगे, यहां पे 1 है 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 गुणा 1 1 2 बराबर 3 दूना 6। तो कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर 6 आ जाएगा। और यहाँ पे n का कैनोनिकल रूप a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z है, और इसका गुणनखंडों की संख्या होगी x प्लस 1 गुणे y प्लस 1 गुणे अगले ब्रैकेट में z प्लस 1 होगा आपका आंसर, ओके। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये चल रहा है, तो आप शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 1 ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में y प्लस 1, अगले ब्रैकेट में z प्लस 1, क्लियर। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी है इसमें, अभी तो हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी एक टाइप का और बचा है आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से जुड़ते हैं। ये एक फैक्ट था, इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर लिखिएगा, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। चलिए ये चीज मैं आपको लिखा दी हूं ताकि आप कभी भूलो ना, कभी जरूरत पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस चीज को, जैसे 12 में क्या है, मैंने 12 को मान लिया n और a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z, यहाँ पे ये चीज मैंने मान लिया। 12 का मैंने क्या किया है कैनोनिकल रूप लिखा है, और यहाँ पे इस चीज को मैंने सॉल्व किया है। देखेंगे देखो 2 क्या है आपकी पावर है, घात में ही जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 1 मैंने किया है, यहाँ पे 1 है, और ये फॉर्मूले से आता है। एक ये कोई बहुत बड़ा इशू ना समझिएगा, ये नियम है आपका। तो यहाँ पे 2 1 3 हो गया, और 1 1 क्या हो गया 2 2 या 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 6 होंगे। हमने आपको दिखाया भी कौन कौन से होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा और 12 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो जाएंगे 12 गुणनखंड होंगे, ठीक है। और किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और उस संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होता है, वह संख्या स्वयं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछ लिया जाए कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, तो वह संख्या स्वयं होगी, वह संख्या स्वयं होगी। आपको विकल्प में वह संख्या भी मिलेगी, और हो सके तो आप बना के विकल्प दे तो वह संख्या स्वयं होगी। और सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह के और सारे क्वेश्चन हम एलसीएम एचसीएफ में करेंगे बहुत अच्छे तरीके से,
ठीक है, तो चलिए ये चीज आप समझ में आए, इतनी बातें सबको समझ में है ना। चलिए आगे देखेंगे, अब इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला वही लिख लेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आभास गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, कुल गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है, जैसे कि किसी संख्या का जो कैनोनिकल रूप है वो है a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z, जिसका जो गुणनखंड की संख्या बराबर होगा, गुणनखंड की संख्या बराबर होगा, क्या होगा आपका x प्लस 1 ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में y प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में z प्लस 1। यहाँ पे बीच में गुणा लगा लीजिएगा, या वैसे भी गुणा नहीं रहता तो बुरा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे हम एक सवाल से जुड़ते हैं, 144 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। ओके, चलिए 144 को हम तोड़े, 144 2 से भाग देंगे तो 72 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग दूंगा तो 9, और फिर 3 से, और फिर 3 पे, फिर 3 से 1 पे। ठीक है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना। और फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। ये तो कैनोनिकल रूप हो गया, ये आपका क्या हो गया, कैनोनिकल रूप। तो 4 धन 1 गुणे 2 धन 1, तो 4 1 5 और 2 1 3, 5 3 15, टोटल आपका कितना आ गया 15। तो हमारे पास कुल आभास गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना होगी, 15 होगी। 144 के कितने गुणनखंड होंगे, 15 होंगे। मैं आपको काउंट करा देता हूं, देखेंगे। 144 के हम सारे गुणनखंड करवा देते हैं। 144 के जितने सारे गुणनखंड होते हैं मैं लिखता हूं। जैसे कि सबसे पहले कौन सा होगा आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 से तो जाएगा नहीं भाई, 144 5 से विभाजित होगा नहीं, 6, 7 से भी नहीं कटेगा, फिर आपका 8 होगा, 9 होगा, फिर उसके बाद 12 होगा आपका, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा आपका, 18 होगा, 18 के बाद आपका जो है 24 होगा, 24 होगा आपका, फिर उसके बाद आपका कौन सा होगा 36 होगा, 48 होगा, 72 होगा, 144 होगा। क्लियर। अब आप यहां पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आपके गुणनखंड हुए। 144 के कितने गुणनखंड होंगे, 15 गुणनखंड होंगे। क्लियर। डाउट किसी को नहीं ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा। आपसे जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछे कितने गुणनखंड होंगे, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये चीज मुझे नहीं लिखना होगा। हमें क्या जानना है, केवल मुझे ये चीज जानना है कि हम भाई कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल से और जोड़ता हूं। मैं एक एग्जांपल और मैं आपको करवाता हूं। मैं जैसे लिखूं 360, जैसे मैं लिख दूं 360 के कितने गुणनखंड होंगे, के कितने गुणनखंड होंगे। ओके, 360 के कितने गुणनखंड होंगे देखिएगा। 360 को सबसे पहले हम कैनोनिकल रूप में लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे 180, फिर 2 से भाग 90 पे, फिर 2 से भाग 45 पे, फिर 3 से भाग 15 पे, फिर 3 से भाग 5 पे, और फिर 5 से भाग 1 पे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। आपको क्या करना है, फिर देखो यहाँ पे आपको ऐड करना है ना ये चीज भाई, आपको ये ही तो करना है। यहाँ पे ये आप निकालोगे 1 की पावर जो x है ये हो जाएगा x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में y प्लस 1, अगले ब्रैकेट में z प्लस 1। ये करना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 धन 1, 2 धन 1 और 1 धन 1। तो हो जाएगा 3 1 4 गुणे 3 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा। तो 4 3 12 और 12 2 ना 24। तो कितने गुणनखंड होंगे इसके, 24 गुणनखंड होंगे। 360 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 24 गुणनखंड होंगे। 360 के कितने गुणनखंड होंगे, 24 गुणनखंड होंगे। क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आई ना।
चलिए, अब ये हो गया हमारा टाइप 2 हो गया, मतलब दो तरह के क्वेश्चन हो गए। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, आभास गुणनखंड कितने होंगे, हमने उसको सीखा। अब ये आपका कौन सा था कि भाई कितने गुणनखंड होंगे, आभास गुणनखंड की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, आभास गुणनखंड की, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों से, तो आभास गुणनखंड के आंसर बता रहे हैं, तो आभास गुणनखंड यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे गुणनखंड की बात हम कर रहे हैं, कितने गुणनखंड होंगे, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, अगर 360 के गुणनखंड किए जाएं तो टोटल 24 गुणनखंड होंगे, ये चीज आपका आंसर आ गया। अगला इसका सवाल जो मेन सवाल बनता है वो है कि गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अच्छा सवाल कि ये है कि गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। गुणनखंड के योगफल ज्ञात करने हैं आपको, ये चीज आपका सवाल बनता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं कह दूं कि भाई 144 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे ये सवाल बन जाए आपका 144 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में चलेगी कि जो भी सारे भाई इसके 15 गुणनखंड है, 1 2 3 4 डॉट 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 144 तक, भाई 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर उसके बाद आपका 8 होगा। इस तरह के जितने सारे 15 गुणनखंड है उनका योगफल पूछ रहा है। तो सोचो कितना टिपिकल की चीज है ये, कितना थोड़ा सा टॉप है कि अगर 144 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछ ले तो कितना मतलब हैवी हो जाएगा सवाल। या एक छोटे सवाल से जुड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, छोटे सवाल से जुड़ते हैं। जैसे मैं कह दूं 12, जैसे मैं कह दूं 12 के सभी गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, जैसे भाई लिखोगे 12 2 यहां 6 2 3 फिर 3 और ये 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 धन 1, ये हो जाएगा 1 धन 1, 3 गुणे 2 बराबर 6। तो 12 के कितने गुणनखंड आएंगे 6। अब जो 6 गुणनखंड कौन कौन है देखिएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो आपके तो 5 हो ही गए और एक आपका कौन सा आएगा 12। अब इन गुणनखंडों को जोड़ना है, ठीक है। 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 12 के सभी गुणनफल कौन से होंगे, गुणनफल ये गुणनखंड कौन होंगे आपके, ये 1 2 3 4 6 12, ये आपके गुणनखंड है, इनका योगफल पूछ रहा है, इनका योगफल पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करोगे, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25 और 25 3 28, 28 आएगा योगफल। 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा 28 आएगा। 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल 28 आएगा। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं जिससे आपका ये करना आसान हो जाएगा, और एक क्वेश्चन करवा दूंगा और आज की क्लास यहीं पे रखूंगा, ठीक है। अभी इसको कराने चल रहे हैं, ठीक है। और इतना जानने के बाद आज हम लोग ये कैनोनिकल रूप पढ़े और ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे तो हम इनके योगफल, गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, संख्या के गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना। तो आपने कैनोनिकल रूप तो जानते ही हैं। जैसे मान लो n है तो n का कैनोनिकल रूप a की पावर x गुणे b की पावर y गुणे c की पावर z। ये किसी संख्या का क्या है, कैनोनिकल रूप है, ये पावर है। तो जो योगफल ज्ञात किया जाता है, योगफल कैसे हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिएगा योगफल बराबर होता है 1 धन, सबसे पहले 1 लगाएंगे, ठीक है। 1 धन
a की पावर 0। सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉरी 0 नहीं, एक धन a की पावर क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। ये 1 जो है ना, आप इसको ये भी चीज लिख सकते हैं, ये चीज, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं 1। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस a की पावर 1 धन a की पावर 2 धन a की पावर 3 धन डॉट 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 ऐसे ही आगे तक। क्लियर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 1 धन b की पावर 1 धन b की पावर 2 धन b की पावर 3 धन डॉट 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 आगे भी ऐसे ही आगे लिखेंगे 1 धन c की पावर 1 धन c की पावर 2 धन c की पावर 3 डॉट 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 आगे तक भी ऐसे ही करना है आपको। तो योगफल का ये फार्मूला बन गया, योगफल का ये फार्मूला बन गया। क्लियर। तो योगफल का फार्मूला क्या बना, 1 धन a की पावर 1 धन b की पावर 2 धन b की पावर 3 डॉट डॉट अगले ब्रैकेट में यहाँ पे गुणा का निशान है यहाँ पे और यहाँ पे भी रहेगा, 1 धन a की पावर 1 धन b की पावर 2 धन b की पावर 3 डॉट डॉट आगे भी a की पावर 1 धन b c की पावर 1 धन c की पावर 2 धन c की पावर 3 ऐसे भी आगे तक रहेगा। क्लियर। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेंगे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा देंगे वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों को बढ़ा देंगे, जिसको भी नहीं पता है उसको आप भेज देंगे, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। और आगे हम देखेंगे 144 का एक क्वेश्चन कराते हैं इसका, और उसी बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे हम वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो सवाल है वो है 144 के सभी गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो 144 को जब मैं तोड़ूंगा कैनोनिकल रूप में, तो 2 से यहां पे आ जाएगा आपका कितना 72, फिर 2 से करेंगे तो किससे जाएगा 36 पे, 2 से 18 पे, 2 से 9 पे, 3 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे। तो 2 ये पावर कितना 4 गुणे 3 की पावर कितना 2। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा, ये आपका क्या है a की पावर x, ये क्या है आपका p की पावर y है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले 1 लिखोगे धन, अब क्या लिखोगे 2 की पावर आप 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 धन 2 की पावर 4, 4 तक घात है तो 4 तक लेके जाएंगे। आगे क्या होगा, आगे 1 धन 3 की पावर 1 धन 3 की पावर 2, 2 तक है तो 1 2, यहां 4 तक है तो 1 2 3 4 तक लेके जाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, और यहां पे आपका कितना हो जाएगा भाई, यहां पे आपका 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहां पे आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये चीज। और यहां पे आप क्या करोगे 1 धन 3 धन 3 3 का 9। अब आप इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 8 3 24, 24 4 28, 28 और 2 30 1 31, और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 12 1 13, और आप इसको गुणा करा लेंगे, आप 13 और 31 का गुणा करा लेंगे तो 13 31 का गुणा हम कर लेंगे आप ऐसे ही देखेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, और 1 कम 1 3 3 का 9, और 9 1 10, और 10 में 1 लिख लेंगे, 3 कम 3 1 4, टोटल आपका कितना आ जाएगा 403। तो 144 के गुणनखंडों का जो योगफल बनेगा वो आपका बनेगा कितना 403। 144 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या बनेगा आपका 403 बनेगा। आपका यही राइट आंसर है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से संख्याओं के गुणनखंड के जो योगफल हैं, गुणनखंड के जो योगफल हैं, आप इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। और आपको फार्मूला भी लिखवा दिया, तो अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आज का ये टॉपिक था कैनोनिकल रूप, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मेरी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूं, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाता रहूंगा।
के बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ लासा और मासा, जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और यूपीपी के लिए विशेष होगा, क्योंकि यूपीपी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है लासा मासा के चैप्टर से। और यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, आपकी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी आपका ये लासा मासा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।